तो कल तुमने इतनी चीजें पढ़ ली थी कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, और ये शब्द समीकरण क्या होता है, ये सब चीजें कल हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये सब समझ में आ गई है ठीक से? नहीं तो पिछला वाला वीडियो फिर से एक बार देख के समझना, टाइम मिले तो। सर जी ठीक है, समझ लिए सर जी। यस सर। अब आगे चलते हैं। तो जो रासायनिक समीकरण थी, तो रासायनिक समीकरण को हमने कैसे लिखा था, चलो व्हाइट बोर्ड पे आते हैं तो देखते हैं। जैसे रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं तो हमने क्या बताया था तुमको कल, जैसे हम कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया हुई तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2, ऐसे लिख सकते हैं इसको, C प्लस O2 बराबर CO2। तो ये क्या कहलाएगा, ये जो तरीका हुआ लिखने का, ये क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण। ठीक, तो रासायनिक समीकरण लिखने के क्या क्या नियम होते हैं कि पहली बात तो तुम्हें ये मालूम होनी चाहिए कि जो भी पदार्थों के बीच में क्रिया हो रही है, उन पदार्थों में जो अभिकारक हैं, जैसे ये पदार्थ जिनके बीच में क्रिया हो रही है उनको क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो पदार्थ बनते हैं उनको क्या कहते हैं, उत्पाद। ये क्या हुए, उत्पाद, उसको कहते हैं अभिकारक, इसको कहते हैं अभिकारक। ठीक, जिन पदार्थों के बीच में क्रिया होती है उनको अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ नए बनते हैं उनको हम कहते हैं उत्पाद। ठीक, तो तुमको अभिकारकों के सूत्र मालूम होने चाहिए। जैसे हमने कहा कार्बन, तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि कार्बन का सूत्र क्या होता है, C होता है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, O2 होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, वो सूत्र क्या होता है, उसको होता है CO2। ठीक, तो पहले समीकरण को लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि सभी पदार्थों के सूत्र क्या। ठीक, तो पहली आवश्यकता क्या है रासायनिक समीकरण की, सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के हमको सूत्र मालूम होने चाहिए। ठीक, फिर उसके बाद यस सर, दूसरी क्या बात होनी चाहिए कि जो एक परमाणु वाले तत्व होते हैं उनको हम उनके प्रतीकों के द्वारा लिखते हैं। जैसे कार्बन को हम C लिखते हैं, केवल कार्बन को हम केवल C लिखते हैं, मैग्नीशियम को केवल Mg लिखते हैं, एल्युमिनियम को केवल Al लिखते हैं, नाइट्रोजन को हम N नहीं लिखेंगे। ठीक, अब यहां पर बात आती है कि नाइट्रोजन को N क्यों नहीं लिखेंगे। नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन का जो अणु होता है वो 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हम उसका अणु सूत्र लिखते हैं तो हमेशा नाइट्रोजन को हम N2 लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 लिखते हैं। ठीक, हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं। तो ये सब भी हमको मालूम होना चाहिए कि कौन से परमाणु जो है वो कौन से तत्व जो है वो 1 परमाणु वाले हैं और कौन से 2 परमाणु वाले हैं। ठीक, तो उनको ऐसे लिखा जाता है। और जो यौगिक होते हैं, जैसे जो यौगिक हैं, जैसे पानी है, मीथेन है, अमोनिया है, ये सब क्या है, यौगिक हैं। जैसे पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। ठीक, पानी का सूत्र होता है H2O। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। तो ये क्या है, ये यौगिक हैं। ठीक, तो इनके हमेशा अणुसूत्र लिखे जाते हैं। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। तो हमेशा यौगिकों को उनके अणुसूत्र के रूप में लिखते हैं और तत्वों को भी उनको हम अणुओं के सूत्र के रूप में ही लिखते हैं। ठीक, जो नोट हमने भेजे उनमें पढ़ो ध्यान से, सब यही सब लिखा हुआ है। और दूसरी क्या बात होती है, जब भी हम रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो हम वहां पर क्या क्या और बातें ध्यान में रखते हैं। जैसे हमने कहा C प्लस O2, ये CO2, ये समीकरण हुआ। तो हमें एक चीज इसमें यहाँ पर दिख रही है कि जो अभिकारक हैं, ये क्या है, अभिकारक। तो अभिकारकों को हमेशा हम तीर के इधर की तरफ लिखते हैं। ठीक, और उत्पादों को हमेशा दाहिनी तरफ लिखते हैं। अभिकारकों को हमेशा बाईं तरफ, अभिकारकों को बाईं तरफ और उत्पादों को हमेशा दाईं तरफ लिखते हैं। और इन दोनों के बीच में हम एक तीर लगाते हैं और तीर की नोक किधर होगी, हमेशा उत्पाद की तरफ होगी। तीर की जो नोक होगी वो हमेशा उत्पाद की तरफ होगी। ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे,
क्योंकि ये अभिकारक हैं। ये क्या है? अभिकारक है। तो तीर की दिशा किधर होगी? हमेशा उत्पाद की तरफ होगी। तो तीर जो होगा वो हमेशा इधर की तरफ लगाया जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, अगर अभिकारकों या उत्पादों की संख्या 2 या 2 से अधिक है, जैसे यहाँ पर 2 अभिकारक हैं, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। 2 अभिकारक है ना यहाँ पर, एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। तो इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं? एक प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अगर 3 अभिकारक हैं तो तीनों के बीच बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है? तो क्या बता रहे थे कि जो अभिकारक होते हैं, जैसे हमने लिखा C+O2, ये हो गया CO2। ठीक? तो जब अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती तो उनके बीच में हम क्या करते हैं? एक प्लस का निशान लगा देते हैं। ठीक? और उसी तरह से अगर उत्पाद भी 2 से ज्यादा हो, जैसे यहाँ पर तो एक ही उत्पाद है केवल CO2, अगर उत्पाद भी 2 होंगे तो वहां पर भी हम उन दोनों के बीच में एक प्लस का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है? तो अच्छा, दूसरी एक बात अब और क्या होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है रासायनिक समीकरण की, वो ये है कि द्रव्य की अविनाशिता का नियम एक तुमने पढ़ा था पिछले साल, कि द्रव्य जो होता है वो न तो नष्ट होता है, ना ही कभी उत्पन्न किया जा सकता है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसके बारे में पढ़ा था पिछले क्लास में, द्रव्य की अविनाशिता का नियम। तो उस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों में दोनों तरफ, बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, यानी अभिकारकों में और उत्पादों में दोनों में ही परमाणुओं की कुल संख्या जो होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। जैसे एक हम कोई दूसरा समीकरण लिखते हैं कि N2 + H2, ये बन गया अमोनिया NH3। समीकरण दिख रही है? समीकरण दिख रही है? तो N2 + H2 बनता है अमोनिया। ये चीज क्या है? ये कहलाती है अमोनिया। तो अगर हम इधर गिने तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। और हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। तो कुल कितने परमाणु हो गए इधर? 4। ये कितने हो गए? 4। इधर देखो कितने हैं? 2। हाइड्रोजन के 3 परमाणु हो गए और नाइट्रोजन का 1 परमाणु हो गया। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 ही परमाणु है। ठीक? यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 परमाणु हो गए। तो दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। ठीक? तो ऐसे समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, तो ऐसी समीकरण को हम कहते हैं कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। इसको हम क्या कहते हैं? कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कहते हैं, या ढांचा समीकरण। देखना नोट्स में लिखा हुआ है, ढांचा समीकरण कहते हैं इसको। क्योंकि इसमें क्या है? इसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो है वो बराबर नहीं है। ठीक? अलग अलग है। हाँ, अलग अलग। देखो, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 ही है। इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन 3 हो गए। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है और ये होनी चाहिए बराबर। अगर सही समीकरण लिखा है तो ये संख्या बराबर होनी चाहिए। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो हम इस समीकरण को कहेंगे कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। आई बात समझ में? तो कंकाली समीकरण क्या होता है? ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, ऐसे समीकरण को हम कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कहते हैं। अच्छा, अब अगर बराबर नहीं है तो इसको हमें बराबर करना पड़ता है।
तो जब बराबर कर देते हैं तब हम उसको कहते हैं संतुलित समीकरण। तब उस समीकरण को हम ढांचा समीकरण नहीं कहेंगे, तब हम उस स्थिति में उसको कहेंगे हम संतुलित समीकरण। जैसे अब हम दूसरी समीकरण इसी को संतुलित करके बताते हैं। जैसे हमने लिखा था कि N2, अब हम समीकरण को थोड़ा बदल के लिखते हैं, N2 प्लस 3H2 ये बन गया 2NH3। समीकरण वही है, देखो हमने यहाँ पर 3 लगा दिया और यहाँ पर 2 लगा दिया, इतना ही तो फर्क किया पहले समीकरण से। यस सर। पहले हमने लिखा था N2 प्लस H2 बराबर NH3, केवल हमने इतना लिखा था केवल। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 3 कर दिया और यहाँ पर 2 कर दिया। तो यहाँ पर जो हमने संख्याएं लगाई हैं, जैसे ये 2 हमने लगाया है, तो ये 2 जो है वो नाइट्रोजन के लिए भी है और यही 2 जो है वो हाइड्रोजन के लिए भी है। अब देखें परमाणुओं की संख्या हिसाब लगाते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2। 3 ठीक, 2 नाइट्रोजन के 2 है ना, N2 लिखा है, तो नाइट्रोजन के कितने परमाणु हुए, 2। यहाँ पर नाइट्रोजन का एक ही है, लेकिन इससे पहले 2 लिखा है, तो ये नाइट्रोजन के लिए भी 2 है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के भी हो गए 2। तो नाइट्रोजन के दोनों तरफ बराबर हो गए। हाइड्रोजन के देखो कितने हैं, 2 ये लिखे हैं और 3 ये लिखे हैं, तो 3H2 है, यानी कुल कितने हो गए, 6। तो यहाँ इन दोनों की गुणा कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ कितना हो गए, 2 और 2, ये 2 ये वाला 2 जो है हाइड्रोजन के लिए भी तो है, ये वाला 2 जो है वो हाइड्रोजन के लिए भी है। तो अब यहाँ पर हो गए 2 3 6, तो हाइड्रोजन के भी कितने हो गए, 6। यहाँ पर भी कितने हैं, 6। तो नाइट्रोजन के परमाणु भी बराबर हैं और हाइड्रोजन के परमाणु भी दोनों तरफ बराबर हैं। ठीक, तो अब इस समीकरण को हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक, संतुलित रासायनिक समीकरण यानी जब किसी भी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो ऐसे समीकरण को हम संतुलित रासायनिक समीकरण। हाँ, और अगर परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है तो उसको हम कहते हैं कंकाली समीकरण। तो कंकाली समीकरण और संतुलित समीकरण के बारे में समझ में आया है? कंकाली समीकरण क्या होती है, जो संतुलित ना हो उसको हम कहेंगे कंकाली समीकरण, और जो संतुलित होती है उसको हम कहते हैं संतुलित समीकरण। यानी जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर होगी, जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर होगी उसको हम कहेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, और जिसमें परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी उसको हम कहेंगे कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। तो इतना समझ में आया, खाली में उसको ढांचा समीकरण ही कहा जाता है। यस सर, ठीक। सिंपली रासायनिक समीकरण है, उसको ढांचा समीकरण इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें खास चीजें दिख रही हैं कि कहा कार्बन, जैसे हमने कहा कि N2 प्लस H2 बराबर NH3, तो उसमें इसलिए क्योंकि उसमें केवल खास चीजें दिख रही हैं बस, कि हाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्रिया हो रही है और अमोनिया बन रही है बस। अब उससे हमको ये नहीं पता चल रहा है कि नाइट्रोजन के कितने परमाणु इस्तेमाल हो रहे हैं, हाइड्रोजन के कितने परमाणु लग रहे हैं, उधर कितने परमाणु बन रहे हैं, परमाणु इसकी संख्या के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए ऐसी समीकरण को हम कहते हैं ढांचा समीकरण, क्योंकि वो ढांचा है केवल समीकरण का, वास्तव में वो सही समीकरण नहीं है। यस सर, इसलिए उसको हम ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण कहते हैं। ठीक, तो अगर कोई समीकरण संतुलित होती है तो उसको हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, अगर संतुलित नहीं होती है तो हम उसको कहते हैं कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। जो हमने नोट्स दिए हैं उसमें देखो पूरा सब लिखा हुआ है इसी तरीके से, जो हमने नोट्स दिए हैं उसमें देखो सब इसी तरीके से सब लिखा हुआ है, उसमें सारे नियम लिखे हुए हैं कि रासायनिक समीकरण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, तो अब संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है ये बात समझ में आ गई। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी रासायनिक समीकरण में दोनों पक्ष यानी बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, दोनों पक्ष का मतलब अभिकारक और उत्पाद, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। अगर ये परमाणुओं की संख्या समान है तो हम कहेंगे कि वो कैसा समीकरण है, वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। और अगर ये परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस समीकरण को संतुलित करते हैं। परमाणु की संख्या को संतुलित करना पड़ता है, अगर संतुलित नहीं होती है तो उसको हमें संतुलित करना होता है। तो अब हम कुछ और संतुलित रासायनिक समीकरणों के बारे में देखते हैं जो हमने तुमको लिखवा रखे हैं अपने नोट में। उसमें देखो कौन कौन समीकरण लिखे हुए हैं। एक तो ये लिखा हुआ है कि जैसे हम समीकरण लिखते हैं कि
Mg कहाँ जा रहे हो? हम समीकरण लिख देते हैं यहाँ पर, ये Mg प्लस O2 ये बन गया MgO। ठीक, देखो इधर Mg का एक परमाणु है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक परमाणु है, यहाँ पर Mg का एक परमाणु है, तो Mg के तो बराबर है। ठीक है सर अब यहाँ पर O2 ऑक्सीजन के दो परमाणु दिख रहे हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही परमाणु है। ठीक, तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन के परमाणुओं में गड़बड़ी है, इसका मतलब ये समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। अब संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ संख्याएं लिखनी होती हैं। अब समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं ये सीखते हैं। ठीक, तो पहली बात तो यह है कि संतुलित करते समय हम किसी भी सूत्र को नहीं परिवर्तित करते हैं। जैसे O2 लिखा है तो ये O2 ही रहेगा, इसको हम O2 को नहीं बदलेंगे। ठीक, हम जो कुछ भी संतुलित करने के लिए परमाणुओं की संख्या घटाने या बढ़ाने के लिए जो कुछ भी परिवर्तन करेंगे वो हम यहां पर लिखेंगे कुछ, या यहां पर लिखेंगे, या यहां पर लिखेंगे। ठीक, तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हमें मैग्नीशियम तो संतुलित दिख रहा है, इधर भी एक है और इधर भी एक है, पर भी एक है मैग्नीशियम, और यहां पर भी एक है। ठीक, लेकिन ऑक्सीजन इसमें दो है और यहां पर एक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक ही सूत्र है इसलिए हम बीच में कुछ नहीं करेंगे, यहां पर दो नहीं लिखेंगे, यहां पर हम दो नहीं लिखेंगे, हम कहां पर लिखेंगे, हम यहां पर दो लिखेंगे। ठीक, तो यहां पर जब हम दो लिख देंगे तो ऑक्सीजन के दो हो गए, ये ऑक्सीजन की, क्योंकि यहां पर हम जो संख्या लिखेंगे वो इसके लिए भी होगी और इसके लिए भी होगी, अभी हमने बताया था। ऑक्सीजन यहां पर अगर हम दो लिखते हैं तो ये दो गिनती जो होगी वो मैग्नीशियम के लिए भी होगी और ऑक्सीजन के लिए भी होगी। तो अब यहां पर ऑक्सीजन के दो हो गए, लेकिन जब हम यहां पर दो लिख देंगे तो मैग्नीशियम के भी दो हो जाएंगे। अब मैग्नीशियम के भी दो हो जाएंगे, लेकिन इधर मैग्नीशियम के कितने हैं, एक है, यहां पर मैग्नीशियम का एक ही है, तो इसलिए यहां पर भी हमको दो करना पड़ेगा। तो हम यहां पर भी दो कर देंगे, तो यहां पर भी हमने दो कर दिया, यहां पर भी दो कर दिया। अब अगर हम हिसाब लगाएं तो देखते हैं क्या होता है, यहां पर मैग्नीशियम के दो हो गए, यहां पर भी मैग्नीशियम के दो हो गए, यहां पर ऑक्सीजन के दो हो गए, यहां पर ऑक्सीजन के भी दो हो गए। अब दोनों तरफ संख्या बराबर हो गई, तो इस प्रकार से ये समीकरण कैसा हो गया, संतुलित हो गया। ठीक, यस सर। ये अजान की आवाज कहां से आ रही है, जिसके आसपास हो रहा हो अपना माइक बंद करे। ये अजान की आवाज डिस्टर्ब कर रही है, जहां पे जा रही हो अपना माइक बंद कर ले। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार से ये समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया। कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से समझाते हैं। देखो दूसरी समीकरण लेकर के, अभी नहीं समझ में आया होगा, चलो एक दूसरी समीकरण लिखते हैं। जैसे हमने लिखा H2 प्लस Cl2, ये बन गया HCl। ठीक, ये H2 क्या है, हाइड्रोजन है, Cl2 क्या है, क्लोरीन है, क्लोरीन, और ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ठीक, अब यहां पर हम देखते हैं कि पहले इसमें परमाणु की संख्या बराबर है या नहीं। देखो यहां पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, एक, ठीक, एक, यहाँ सॉरी यहाँ पर दो है, यहाँ पर दो है और यहाँ पर एक है। ठीक, तो ये हाइड्रोजन के बराबर नहीं है। ठीक, यहाँ पर क्लोरीन के कितने हैं, दो परमाणु हैं, यहाँ पर क्लोरीन के कितना है, एक, क्लोरीन भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये समीकरण क्या है, संतुलित नहीं है। ठीक, अब संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस गिनती में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इस गिनती में भी कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा अणुसूत्र है, इनको हम नहीं छेड़ते हैं। हम जो भी परिवर्तन करेंगे वो हम यहां पर लिखेंगे, या यहां पर लिखेंगे, या यहां पर लिखेंगे। ठीक, अब जैसे यहां पर हम कुछ भी लिखेंगे तो यहां पर दो चीजें हैं, हाइड्रोजन भी और क्लोरीन भी है, तो हम यहां पर जो कुछ भी लिखेंगे वो इसके लिए भी होगा और इसके लिए भी होगा, हाइड्रोजन के लिए भी होगा और क्लोरीन के लिए भी होगा। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन के दो दिख रहे हैं और क्लोरीन के दो दिख रहे हैं, यहाँ पर दोनों का एक एक दिख रहा है। तो अगर हम यहाँ पर हम तो दो कर दें तो क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन के लिए भी हो जाएगा और यही दो जो है वो क्लोरीन के लिए भी हो जाएगा।
तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और क्लोरीन के भी 2 हो गए, हो गया ना? के भी तो होगा। अब यहाँ पर जब हमने 2 लिख दिया तो हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और क्लोरीन के भी 2 हो गए, दोनों के 2 हो गए। इधर भी 2 थे, हाइड्रोजन के 2 थे, क्लोरीन के 2 थे, तो अब ये समीकरण संतुलित हो गया। यानी हम केवल यहाँ पर अगर 2 लिखते हैं तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या जो होती है वो बराबर हो जाती है। यहाँ पर अब हाइड्रोजन के भी 2 हो जाते हैं, हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, क्लोरीन के भी 2 हैं, यहाँ पर क्लोरीन के भी 2 हो गए यहाँ से। के भी तो होगा। तो इस तरह से अब ये समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, क्योंकि समीकरण को संतुलित करना सीखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण दे दिए जाते हैं, कहा जाता है कि संतुलित करो, ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें समीकरण दे दिया जाता है और कहा जाता है कि समीकरण को संतुलित करो। तो अब एक हम दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एक सूत्र लेते हैं CH4। CH4 क्या होता है, मेथेन होती है, मीथेन प्लस O2। जब इसकी क्रिया होती है तो बनता है CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। थोड़ा दूर लिखूं कि बीच में गिनती लिखनी पड़ेगी। H2O, H2O क्या है, पानी है। ठीक, पानी। यस सर। तो यानी मेथेन और ऑक्सीजन जब क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है। तो ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक हो गए। ठीक, ये दोनों क्या हुए, अभिकारक हुए, ये दोनों क्या हुए, उत्पाद हुए। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम पहले हिसाब लगाते हैं कि सब तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं। यहाँ पर कार्बन के कितने हैं, 1। यहाँ पर भी कार्बन का है 1। ठीक, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, बराबर है। यस। यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं 2, यहाँ पर ऑक्सीजन के हैं 2, और इधर यहाँ पर 2 है ऑक्सीजन के और यहाँ पर 1 है, मिला के हो गए कुल 3। इस तीर के निशान के उधर इधर की तरफ कितने ऑक्सीजन है, कुल 3 ऑक्सीजन है। इधर कितने हैं, 2, यानी ऑक्सीजन गड़बड़ है। ठीक, अब हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 4। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 केवल। 4। हाइड्रोजन भी गड़बड़ है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या भी बराबर नहीं है। नहीं है। तो अब यहाँ पर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं, देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 2, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2, क्योंकि हम तो यहीं पर लिखेंगे गिनती, या यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर लिखेंगे। हम ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, इसको कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इन सूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक, हम समीकरण को संतुलित करने के लिए जो भी परिवर्तन करेंगे, जो भी गिनती लिखेंगे, वो यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने 2 लिख दिया, ये लिख दिया हमने 2। अब देखो, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 और इस 2 को गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4। ये हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4। इधर कितने हैं, 4, तो हाइड्रोजन बराबर हो गया, हाइड्रोजन बराबर हो गया। यस। अब हमने यहाँ पर 2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 लिखने की वजह से इस ऑक्सीजन के भी 2 हो गए। हमने जो यहाँ पर 2 लिखा है, हमने यहाँ पर जो 2 लिखा है, यस सर। इस 2 को लिखने से क्या हुआ, ये 2 ऑक्सीजन के लिए भी तो है, तो ऑक्सीजन के हो गए 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन के हो गए 2, तो ऑक्सीजन के कितने हो गए, 4। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, केवल 2, तो 2 दूनी 4 होता है, तो यानी यहाँ पर हम 2 और लिख दें, तो यहाँ पर कितना हो गया, अब ऑक्सीजन के भी 4 हो गए कि नहीं हो गए, 2 दूनी 4। इन दोनों की हम गुणा कर देंगे, कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो ऑक्सीजन के भी 4 हो गए और कार्बन के यहाँ 1 है, यहाँ 1 है। तो अगर हम इस समीकरण को पूरा ऐसे लिखें कि CH4, तो समीकरण को हम ऐसे लिखें साफ साफ, तो CH4 प्लस 2O2, ये बन जाएगा CO2 प्लस 2H2O। अब एक बार फिर से हिसाब लगा के देख लो कि चेक कर लो कि समीकरण सही है या नहीं। देखो यहाँ पर कार्बन का 1, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 2 दूनी 4, फिर ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, 2 दूनी 4,
यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं, तो 2 2 4 हो गए। तो अब यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों के ही सभी परमाणु दोनों तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ, दोनों तरफ बराबर हो गए। तो अब ये समीकरण कैसी हो गई? संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, कुछ समझ में आया? यस सर जी। कुछ समझ में आया या नहीं? यस यस सर। सर जी, समझ में आ गया। राम गुप्ता, समझ में आ गया? यस सर। रचित हैं? रचित हैं? यस सर। रचित है? रचित कहाँ गए? सर नहीं है। गायब हो गया लग रहा है, नहीं है। गायब हो गया। चलो गायब हो गया, कोई बात नहीं। चलो अब एक और समीकरण देखते हैं। चलो जल्दी से, एक छोटा सा समीकरण। जैसे समीकरण हम लिखते हैं Mg प्लस, ये तो कर चुके हैं शायद। एक छोटा समीकरण दूसरा लेते हैं। अगला समीकरण हम लेते हैं जैसे C प्लस O2, ये हो गया CO2। बताओ ये संतुलित है या नहीं? बताओ, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या गिनो, बताओ ये संतुलित है या नहीं? दोनों तरफ गिनो परमाणुओं की संख्या है, ये संतुलित है कि नहीं है? सर है। है सर। पक्का? हाँ। पक्का? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, ये संतुलित है क्योंकि इधर कार्बन के कितने हैं? 1, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। यहाँ पर कार्बन का कितना है? 1, ऑक्सीजन के हैं 2। तो यहाँ पर सब परमाणुओं की संख्या बराबर है, तो ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है पहले से ही। तो ये समीकरण को हमें संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब एक समीकरण हम दे रहे हैं, इसको बताओ कैसे करेंगे संतुलित। H2 प्लस O2, ये क्या बन जाएगा? H2O। अब ये बताओ संतुलित है या नहीं? बताओ। नहीं है सर। नहीं है? नहीं है। किस तत्व के परमाणुओं की संख्या कम है? ये कौन सा तत्व है? ये कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। ये क्या है? ये क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो इधर भी गिनकर बताओ कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी संख्या इधर और इधर दोनों तरफ बराबर नहीं है? ऑक्सीजन की सर। ऑक्सीजन की। अयान, अयान हो? जी यस सर, यस सर। कमल बोल रहा हूँ। सर हम फैजान बोल रहे हैं। फैजान बोल रहे हो, तो बताओ ऑक्सीजन की संख्या बराबर है या नहीं? सर नहीं है। कितना कम है? इधर की तरफ ऑक्सीजन कितनी है? सर 2। और इधर कितनी है? सर 2। इधर 2 कैसे है? सर कुछ नहीं है। तो बराबर हो गई। तो तुम तो कह रहे हो तो बराबर नहीं है, तो इधर 2 होगी, तो इधर भी 2, इधर भी 2, तब तो बराबर हो जाएगी। ये तो हम उसको समझ रहे थे, हम इधर समझ रहे 2 है ऑक्सीजन का। तो इधर ऑक्सीजन के कितने? ये 2 जो होगा वो केवल हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के बगल में लिखा हुआ है। ऑक्सीजन के बगल में यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा? 1। लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है। ठीक है, एक जो होता है वो लिखा नहीं जाता है। तो ऑक्सीजन के कितने हुए? 1। ठीक, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं? 2। इधर भी 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन के बराबर है। ऑक्सीजन के जो है वो यहाँ पर 1 ही है। तो हम यहाँ पर तो कुछ लिखेंगे नहीं, इस जगह पर हम कुछ नहीं लिखेंगे। हम जो भी लिखेंगे कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। सर जी आवाज नहीं आ रही है। हम जो भी लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। 1 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2।
तो ये हो गया। अब ऑक्सीजन की कितनी हो गई यहाँ पर? 2 हो गई। लेकिन जब ऑक्सीजन की 2 हो गई, यहाँ पर जब हमने 2 लिखा तो ये 2 हाइड्रोजन के लिए भी तो होगा। तो हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? 4। जब यहाँ पर हम 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन के हो जाएंगे 4, लेकिन इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2। तो हमको इधर भी हाइड्रोजन ठीक करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर भी हाइड्रोजन को 4 को 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर भी अब कितने हो गए? जब हम यहाँ पर 2 लिख देंगे तो यहाँ पर भी हो गए 4। अब ये समीकरण जो हुआ संतुलित हो गया। यानी अगर सही समीकरण लिखें तो क्या होगा? 2H2 प्लस O2, ये बन जाएगा 2H2O। अब ये समीकरण जो हुआ ये संतुलित हुआ। इधर हाइड्रोजन के कितने हैं? कुल 4। इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। इधर ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। ये वाला 2 जो है वो ऑक्सीजन के लिए भी है। यस सर। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं। ठीक, समझ में आया कुछ? यस सर। अब जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ हमें समझाया है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, ये तुम्हारे नोट्स हम जो दे चुके हैं उसमें नोट्स पे पढ़ो उसको ध्यान से जरा, और उसको सर उसमें है समझने की कोशिश करो। समझना है, ठीक है? रचित आ गए वापस लग रहा है। यस सर। कहाँ गए थे? आ गए। खाना खाने, चाय पीने गए थे क्या? सर डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क एरर। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो अब रासायनिक समीकरण हम क्यों लिखते हैं? रासायनिक समीकरण लिखने की क्या आवश्यकता है ये बताओ। रासायनिक समीकरण लिखने की क्या आवश्यकता है, यानी रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है? अगर हमने किसी समीकरण को लिखा है तो हमें क्या क्या पता चलता है उससे कि किन पदार्थों के बीच में क्रिया हो रही है और कौन से पदार्थ बन रहे हैं, ये पता चलता है एक बार। ठीक, अगर हमने लिखा है कि H2 प्लस O2 बराबर H2O, तो इसका मतलब हमें क्या दिख रहा है इसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया हो रही है और पानी का अणु बन रहा है। हमें अगर हम सिर्फ इतना ही लिख दें कि H2 प्लस O2 बराबर H2O, तो हमको इतना तो पता चल ही जाएगा कि इसमें किनके बीच में क्रिया हो रही है और क्या पदार्थ बन रहे हैं। ठीक, यानी हमें अभिकारकों और उत्पादों का ज्ञान होता है। दूसरा, जब हम संतुलित रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमें यह भी पता चल जाता है कि प्रत्येक तत्व के कितने परमाणु उसमें क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि संतुलित परमाणु समीकरण लिखने में हम क्या करते हैं? परमाणुओं की संख्या को संतुलित करते हैं। तो हमें यह भी पता चलता है अगर संतुलित समीकरण लिखी गई है तो हम ये भी जान जाते हैं देख करके कि किस अभिक्रिया में किस तत्व का कितने परमाणु भाग ले रहे हैं, इसकी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और जब हमको सूत्र मालूम होता है तो उनके हिसाब से हम ये भी पता कर लेते हैं कि उनका जो द्रव्यमान है वो कितना है। तो हमको उसके द्रव्यमानों यानी उनके वजन जो उनका है, उनका जो उस द्रव्यमान के बारे में भी हमको ज्ञान हो जाता है देख करके समीकरण को। रासायनिक समीकरण किस प्रकार की है ये भी पता चल जाता है, उसकी प्रकृति कैसी है। अच्छा, अगर रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई अभिकारक या उत्पाद गैस अवस्था में है तो उसकी भी जानकारी प्राप्त हो जाती है। और रासायनिक अभिक्रिया के कुल द्रव्यमान, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं और उत्पादों का कुल द्रव्यमान भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ द्रव्यमान कितना होता है? बराबर होता है, क्योंकि द्रव्य की अविनाशिता के नियम के अनुसार दोनों तरफ द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमको रासायनिक समीकरण से बहुत सी बातें पता चल जाती हैं, केवल समीकरण देख करके हम कई बातों की जानकारी कर लेते हैं। लेकिन रासायनिक समीकरण के कुछ अपनी कमियां भी हैं, या कुछ या हम कहें कि कुछ उनकी सीमाएं भी हैं या उनकी कुछ कमियां भी हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया है कि C प्लस O2 बराबर CO2, तो हमको यह नहीं पता चल रहा है कि C जो है वो ठोस है, द्रव है कि गैस है, ऑक्सीजन जो है वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है। तो उसके लिए क्या होता है कि हमें रासायनिक समीकरण केवल देख करके हमें उसकी पदार्थों की जो अभिकारक और उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उसमें हमको ये भी नहीं पता चलता है कि जो अभिकारक
और उत्पाद हैं उनका सांद्रण क्या है, यानी वो गाढ़े हैं, अगर द्रव हैं तो वो गाढ़े हैं या तनु हैं यानी हल्के हैं, इस बात का भी हमें ज्ञान नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता। ठीक, अभिक्रिया में कोई अन्य पदार्थ इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, उसकी क्रिया की गति को बढ़ाने के लिए कुछ पदार्थ ऐसे मिलाए जाते हैं कुछ क्रियाओं में जो क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, उनको कहा जाता है उत्प्रेरक। तो हमें उत्प्रेरकों के बारे में रासायनिक समीकरण से कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। अगर केवल रासायनिक समीकरण लिखी गई है तो उस समीकरण में प्रकाश का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, ऊष्मा का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, इसका भी हमें पता नहीं चल पाता है। और एक बात और भी है जो पता नहीं चल पाती है, वो है अभिक्रिया में कितना समय लगेगा, यानी इस अभिक्रिया को पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये भी नहीं पता चल पाता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्रिया हो रही, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो कितनी देर में ये क्रिया होगी हमको ये भी पता नहीं चल पाएगा। तो ये रासायनिक समीकरण की कुछ कमियां हैं। तो रासायनिक समीकरण की कमियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए भी कुछ उपाय बताए गए हैं कि जिससे हम इन रासायनिक समीकरण की कमियों को दूर कर सकते हैं। जैसे पहली कमी थी, हमने लिखा कि C+O2 ये हो गया CO2। ठीक, तो पहली कमी हमने बताई तुमको कि इसकी अवस्था नहीं पता चल रही, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसके नीचे हम इसकी अवस्था लिख दें, यहां पर हम लिख दें S का मतलब हो गया सॉलिड, यहां पर हम लिख सकते हैं S, यहां पर लिख सकते हैं G और यहां पर क्या लिख देंगे G। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, ठोस है, ये क्या है, गैस है, और ये क्या है, ये भी गैस है। तो अगर रासायनिक द्रव्य नहीं द्रव, तो अगर हम समीकरण के अभिकारक और उत्पादों के अगर हमको भौतिक अवस्था का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर उसके नीचे हम लिख सकते हैं कि ये सॉलिड है, ये गैस है, और अगर लिक्विड होगा तो वहां पर हम L लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस होती है, तो G लिख देंगे, ऑक्सीजन गैस होती है तो हम G लिख देंगे, कार्बन क्या होगा, ठोस होगा, तो उसको हम S लिख देंगे, S मतलब सॉलिड। ठीक, तो एक कमी तो ऐसे दूर हो गई। अगर कोई उत्प्रेरक इसमें इस्तेमाल हो रहा है तो उस उत्प्रेरक को हम यहाँ पर बीच में लिख सकते हैं। कुछ समीकरणों में कुछ क्रियाओं में उत्प्रेरकों का इस्तेमाल होता है, कुछ पदार्थों को, जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की जब क्रिया होती है, अमोनिया बनती है, तो वहां पर मॉलिब्डेनम को हम उत्प्रेरक के रूप में यूज करते हैं। मॉलिब्डेनम एक पदार्थ होता है, इसको मिला देने से ये क्रिया जो है तेजी से होने लगती है, तो ऐसे पदार्थों को कहते हैं उत्प्रेरक। तो उनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे अगर अमोनिया वाली क्रिया होती तो हम यहाँ पर MO लिख सकते थे, लेकिन अब क्योंकि ये वो क्रिया नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर MO नहीं लिखेंगे। ठीक, तो ये हम लिख सकते हैं। अगर इस क्रिया को हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर क्रिया हो रही है, अगर कोई क्रिया ऐसी है जो गर्म करने पर हो रही, तो हम यहाँ तीर के निशान के ऊपर एक छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं। ठीक, तो इस त्रिभुज को बना देने से क्या होता है, हमको ये पता चल जाता है कि ये अभिक्रिया जो है वो कब होगी, जब हम इसको हम गर्म करेंगे, यानी ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, ये ऊष्मा हम देंगे इसको तब ये क्रिया होगी, तब होगी। अगर कोई पदार्थ सांद्र या तनु, अगर कोई द्रव पदार्थ इस्तेमाल हो रहा है तो वो गाढ़ा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, तो वहां पर उसकी जगह पर हम गाढ़ा अगर है तो उसको हम सांद्र लिख सकते हैं या टॉन्क लिख सकते हैं, टॉन्क या हिंदी में सांद्र लिख सकते हैं। और अगर वो पदार्थ पतला है या हल्का है तो वहां पर उसको हम DIL दिल लिख देते हैं, यानी डाइल्यूट, यानी हल्का है, ये पानी मिलाकर के हल्का कर दिया जाता है, थोड़ा पतला कर दिया जाता है, तो उसको डाइल्यूट यानी DIL उसके नीचे लिख सकते हैं। तो ये इस तरीके से हम कुछ कमियों को हम दूर कर सकते हैं। ठीक, लेकिन एक कमी ऐसी होती है जिसको हम दूर नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, वो हम रासायनिक समीकरण में लिख नहीं सकते किसी भी तरीके से, वो कमी होती है समय की। रासायनिक समीकरण में जितनी भी कमियां तुमको बताई गई थी वो सभी हम दूर कर सकते हैं, लेकिन एक कमी को नहीं दूर कर सकते हैं, वो है कि रासायनिक अभिक्रिया में कितना समय लगेगा। इस कमी को दूर नहीं किया जा सकता किसी समीकरण को लिखने में। क्यों? क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रिया को कराने के लिए कौन सा पदार्थ कितना ले रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि उस रासायनिक क्रिया में कितना समय लगेगा। अगर पदार्थ ज्यादा मात्रा में लिए जाएंगे तो सीधी सी बात है कि समय ज्यादा लगेगा क्रिया होने में। अगर पदार्थ कम मात्रा में लिए जाएंगे तो अभिक्रिया होने में कम समय लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रासायनिक समीकरण की कमियों को भी दूर किया जा सकता है।
तो जिन जिन कमियों को दूर किया जा सकता है, जो जो कमियां उसकी हैं और उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं, तो उन बातों को हम वहां पर लिख देते हैं। जैसे क्या क्या बताया था हमने कि अगर कोई पदार्थ बहुत सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो उस पदार्थ के नीचे हम एस, जी या एल लिख सकते हैं। अगर कोई पदार्थ सांद्र है, अगर कोई द्रव पदार्थ सांद्र है या तनु है, तो उसके नीचे हम लिख सकते हैं सांद्र या तनु लिख सकते हैं। अगर उसमें हमको ऊष्मा देनी पड़ रही है, तो तीर के निशान के ऊपर हम एक छोटा सा त्रिभुज बना सकते हैं, जिससे पता चल जाता है कि उसमें ऊष्मा दी जा रही है। और अगर किसी पदार्थ, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक इस्तेमाल हो रहा है, तो उस उत्प्रेरक का हम नाम उस तीर के ऊपर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कमियां हो रही हैं, उन कमियों को हम दूर कर सकते हैं, लेकिन एक कमी को दूर नहीं कर सकते हैं, वो कमी है समय की। क्योंकि समय कितना लगेगा, ये निर्भर करता है कि कितना पदार्थ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, पदार्थ की मात्रा कितनी ले रहे हैं। ज्यादा मात्रा लेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, कम मात्रा लेंगे तो कम समय लगेगा। तो इस चीज को हम समीकरण में लिख करके पूरी नहीं कर सकते। समीकरण अभिक्रिया के पूर्ण होने में लगने वाले समय के ज्ञान की कमी को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो इतना आज के पाठ के लिए काफी है। अब यहीं पर हम अपना पाठ अब आज खत्म करते हैं। ठीक।